हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th इंग्लिश का यूपी बोर्ड का जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, और 100% श्योर है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पोइट्री सब्जेक्ट से सेंट्रल आइडिया ज़रूर पूछे जाएंगे और आपके 3 नंबर के सेंट्रल आइडिया आते हैं। तो आपके 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं, हर साल पूछे गए हैं और आने वाले साल में भी ये पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। पहले ये क्या कहता है, इसकी कहानी इसमें क्या है, कवि क्या इस कविता में अपने दर्शाना चाहते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में एकदम हमको करना है, मैं आपको समझा देती हूँ। लिखना है आपको किस प्रकार से, तो देखिए सेंट्रल आइडिया आप हेडिंग तो करेंगे ही, फिर लिखेंगे कि द पोयम, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल के इज़ कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यह कविता, ठीक है, बर्फ़ की धूल के द्वारा रचित किया गया। किसने लिखा है, तो रचित किया गया है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, यानी कि यह कविता बर्फ़ की धूल के द्वारा रचित रॉबर्ट फ्रोस्ट ने किया है। इन दिस पोएम, ठीक है, इस कविता में पोएट कवि वॉज इस सैड मूड, कवि उदास मनोदशा में था। इस कविता में कवि उदास और मनोदशा में था। इट हैड बीन स्नोइंग सून ए क्रो केम, ठीक है, कह रहा है कि बर्फबारी हो रही थी तभी एक कौवा आया। क्या हुआ, बर्फबारी हो रही थी तभी एक कौवा आया। इट शॉक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट, इसने इससे, ठीक है, इस पर कवि पर बर्फ के कण गिर गए। ठीक है, जो कौवा था वो कवि पर बर्फ के कण गिरा दिए। ठीक है, इट चेंज्ड हिज मूड, इससे उनका मन बदल गया। क्या हुआ, इससे उनका मन यानी कि कवि का मन बदल गया। फिर आगे कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट ए मोमेंट दैट सेम सिंपल बट हैज़ लार्ज सिग्निफिकेंस। ठीक है, यह एक ऐसा क्षण है, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंट ए मोमेंट, यह एक ऐसा क्षण है जो साधारण है। क्या है, जो साधारण है, लेकिन बहुत क्या, लार्ज सिग्निफिकेंस यानी कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये बात बहुत ही साधारण है, लेकिन ये क्षण बहुत साधारण है लेकिन उनके मन को क्या करता है, मतलब ये बहुत महत्व रखता है। इन आवर लाइफ वी फेस बोथ सैरो एंड हैप्पीनेस, हम अपने जीवन में दुख और सुख, ठीक है, हम अपने जीवन में दुख और सुख दोनों का ही सामना करते हैं। हम अपने जीवन में दुख और सुख दोनों का ही सामना करते हैं। एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट, सभी को बेहतरीन की आशा रखनी चाहिए। हम अपने जीवन में दुखी और सुख दोनों का ही सामना करते हैं, लेकिन जीवन में सारे व्यक्तियों को सुख मतलब कि बेहतरीन की आशा रखनी चाहिए। तो यही बर्फ़ की धूल में कवि इस कविता से लोगों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। आपको इसी प्रकार से लिखना है, बहुत ही इजी है, आपको इसमें 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट है आपका फायर एंड आइस। ठीक है, आग और बर्फ़। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसमें भी हम सिर्फ वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारा सेंट्रल आइडिया है, तो इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखना है कि द पोएम फायर एंड आइस इज़ कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये भी कविता रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही लिखी है, आग और बर्फ़ की। ठीक है, तो यह कविता आग और बर्फ़ की रचयिता रॉबर्ट फ्रोस्ट है, यानी कि यह कविता आग और बर्फ़ का जो रचयिता है वो है रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा ये लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणी करते हैं।
ठीक है। इस कविता में कवि ने दुनिया के बारे में, दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणी की है। सम पीपल, कुछ लोग, से डैट, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ में ख़त्म होगी, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया बर्फ़ जैसे ही ख़त्म होगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट। कवि के अनुसार आग का मतलब इच्छा और बर्फ़ का मतलब नफ़रत के लिए खड़ा है, ठीक है। कवि का जो तात्पर्य है उनके कहने के अनुसार, तो आग का मतलब है इच्छा और बर्फ़ का मतलब है नफ़रत, उसके लिए ये खड़ा है। टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी चाहत पूरी करने के लिए, द मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, अपनी चाहत पूरी करने के लिए मनुष्य नफ़रत के कारण प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देगा। क्या करेगा? अपनी चाहतों के लिए जो मनुष्य है वो प्राकृतिक संसाधन को एंड ड्यू टू हेट नष्ट कर देगा। फिर आगे है कि टेररिज्म विल टेक प्लेस थस बोथ विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद विल टेक प्लेस होगा, इस प्रकार थस बोथ विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस प्रकार दोनों के दुनिया का अंत का कारण बनेगा। इसी प्रकार दोनों ही दुनिया, क्या आग और बर्फ़ दोनों ही दुनिया अंत का कारण बन जाएगा आतंकवाद के ही द्वारा। तो यही कवि कहते हैं अपने इस आग और बर्फ़ की कविता में। तो आई होप आपको दूसरा कविता भी समझ में आ गया होगा, दूसरा सेंट्रल आइडिया। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और आप याद कर लीजिएगा, तीसरा है टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में बाघ, ठीक है। तो टाइगर इन द जू ये भी आपके कई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 3 आप सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ज़रूर सेंट्रल आइडिया आएंगे जो कि आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो लिखना है द पोयम टाइगर इन द जू इज़ कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस, ठीक है, लेस्ली नॉरिस। ये जो कविता है यानी कि चिड़ियाघर में बाघ, उसके रचयिता लेस्ली नॉरिस हैं, ठीक है। द पोयम, ठीक है, कविता में टू द पोयम टू द पोएट, कविता में कवि ने कॉन्स्ट्रेट ए टाइगर इन द जू इन हिज केज विथ द टाइगर इन इट नेचुरल हैबिटेट। तो कविता में कवि ने, ठीक है, कवि ने जंगल में बाघ का प्राकृतिक आवास और चिड़ियाघर में उसकी कैद के बीच अंतर दर्शाया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जंगल में, ठीक है, कवि ने कविता में जंगल में बाघ की प्राकृतिक आवास चिड़ियाघर में, ठीक है, प्राकृतिक आवास बाघ की चिड़ियाघर में इन हिज केज विथ द टाइगर, उसकी कैद के बीच यानी कि बाघ के पिंजड़े में कैद के बीच इन हिज नेचुरल हैबिटेट अंतर को दर्शाया है, ठीक है। द टाइगर कैन टेक ओनली द फ्यू स्टेप, ठीक है, बाघ अपने मामले में केवल कुछ ही कदम उठा सकता है। बाघ जो है वो अपने मामले में केवल कुछ ही कदम उठा सकता है इन हिज केज, पिंजड़े से, ठीक है। बाघ जो है वो कुछ ही कदम अपने पिंजड़े से आगे बढ़ा सकता है, बट लेकिन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल, लेकिन जंगल में स्वतंत्र, क्या कह रहा है यहाँ पे कि बट मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, लेकिन जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना और अपनी इच्छा से शिकार करना, ठीक है, लेकिन जंगल में पूरी तरह से घूमना और अच्छे से शिकार करना। इट कन्वे द मैसेज दैट द टाइगर, यह संदेश देता है कि बाघ जंगल का क्या है, इन किंग ऑफ फॉरेस्ट, यह संदेश देता है कि बाघ जंगल का राजा है,
ठीक है। यहाँ पर जो लोग आते हैं शिकारी करने, उनसे ये पता चलता है जब वो घूम फिर लेते हैं तो कि इस जंगल में, यानी कि यह संदेश मिलता है कि इस जंगल में बाघ जंगल का राजा है। ठीक है। ही बॉर्न फ्रीली, उन्होंने स्वतंत्र रूप से क्या किया, जन्म लिया। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्र रूप से जन्म लिया। वी शुड नॉट केस दैम, हमें उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। तो यही कविता में कवि कहते हैं कि जो चिड़ियाघर में बाघ हैं उन्हें कैद न करके उन्हें अपने ऊपर स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। हमें उन पर स्वतंत्रता मतलब कि अपना भार यानी कि मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। तो यही था तीसरे कहानी का उद्देश्य जो कि कवि कहते हैं। आई होप आपको तीसरी कहानी भी समझ में आ गई होगी। अगर आप तीनों कहानी को इस इजी वर्ड्स में तैयार कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में ये तीनों पोइट्री में से ज़रूर पूछे जाएंगे सेंट्रल आइडिया, जो कि आप कोई भी एक लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।